नमस्कार भाई और बहनों। इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। इसका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई भी संबंध नहीं है, और अगर इत्तेफाक से संबंध आता भी है तो वो एक संयोग समझे। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। चाचा चाची ने मुझ पर बहुत जुल्म किए थे। पेट भर कर खाना भी नहीं देते थे। मैं उनका बदला उनकी अब नॉर्मल बेटी से लेता, जो मुझे देखते ही डर जाती थी। लेकिन फिर कानूनी तौर पर मुझे मेरे हिस्से की जायदाद मिल गई और मैं पढ़ाई के लिए अमेरिका चला गया। जब सालों के बाद लौटा तो मालूम हुआ कि चाचा चाची एक हादसे में गुजर गए। मैं उनसे नफरत करता था। उनके हिस्से की जायदाद के लिए उनके घर गया तो नज़र उनकी पागल बेटी पर पड़ी। मैंने उसे बदले की आग में कमरे में कैद कर दिया और भूल गया। मगर जब दरवाज़ा खोला तो पांव तले से ज़मीन निकल गई। मेरी ज़िंदगी का पहला सबक ये था कि कमज़ोर के लिए दुनिया में कोई जगह नहीं। माँ पिताजी के मरने के बाद चाचा मुझे अपने साथ ले आया, मगर उसने कभी मुझे बेटा नहीं समझा। मैंने जल्दी जान लिया था कि इस घर में मेरी कोई कीमत नहीं है। मैं बस एक नौकर से ज़्यादा कुछ नहीं था। चाची का रवैया तो और भी बुरा था। वो दिन रात मुझ पर चिल्लाया करती। ज़रा सी गलती पर वो थप्पड़ मार देती। चाचा ज़्यादा बोलता नहीं था, बस जब गुस्सा आता तो मारता था, और जब ज़्यादा गुस्सा आता तो खाना बंद कर देता। मैं कई रातें भूखा प्यासा सोया हूँ। कभी कभी तो नल से पानी पीकर पेट भरता था। घर में एक लड़की भी थी, मेरी उम्र की होगी, मगर उसे सब पागल कहते थे। वो अक्सर ही एक जगह बैठी रहती, खाली नज़रों से सबको देखती रहती, जैसे कुछ समझने की कोशिश कर रही हो। शुरू में मैं उसे नज़रअंदाज करता था, मगर आहिस्ता आहिस्ता मेरे अंदर उसके लिए नफरत बढ़ने लगी। मैं नहीं जानता कि क्यों, मगर शायद इसलिए कि वो मुझसे बेहतर थी। चाचा चाची उस पर कभी हाथ नहीं उठाते थे, कभी उसे भूखा नहीं सुलाते थे, कभी उससे बर्तन भी नहीं धुलवाते थे। वो चाहे जितनी पागल हो, थी तो उनकी बेटी, और मैं कुछ भी नहीं था। मैंने अपना गुस्सा उस पर निकालना शुरू कर दिया। कभी उसके खाने में नमक ज़्यादा डाल देता, कभी उसके कमरे की लाइट बंद करके दरवाज़ा बाहर से बंद कर देता। एक दिन मैंने उसे जोर से धक्का दिया। वो ज़मीन पर गिर गई, मगर चीखी नहीं, बस मुझे देखती रही। वो हमेशा मुझे वैसे ही देखती, जैसे कुछ समझना चाह रही हो। उस दिन मैंने उसके बाल जोर से खींचे। वो फिर भी नहीं चीखी। मुझे अजीब सा गुस्सा आया। मैं चाहता था कि वो चीखे, रोए, चाचा चाची से शिकायत करे, मगर वो हमेशा खामोश रहती। फिर वो दिन आया जब चाची ने मुझे रंगे हाथों पकड़ लिया। मैं उस लड़की को मार रहा था। चाची ने आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो इसी लम्हे का इंतजार कर रही थी। अब तो नहीं बचेगा, उन्होंने दांत पीस कर कहा। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर चाची ने मेरा हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं जानता था कि अगर आज मैं यहाँ रहा तो सुबह नहीं देख पाऊंगा, और उसी वक्त मैंने फैसला कर दिया कि मुझे भागना होगा। रात के अंधेरे में मैं घर से निकला। दरवाज़ा आहिस्ता से खोला ताकि कोई आवाज़ ना हो, मगर फर्श की लकड़ियाँ चरचरा उठी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने पीछे मुड़कर देखा। कमरे के दरवाजे पर वही लड़की खड़ी थी, खाली नज़रों से मुझे देख रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ना हैरानी ना डर, जैसे उसे पहले से मालूम था कि मैं भागने वाला हूँ। मैंने एक पल को सोचा कि उसे कुछ कहूँ, मगर फिर सिर झटक कर बाहर निकल गया। मैंने दौड़ना शुरू कर दिया, नंगे पैर, खाली हाथ। मैं नहीं जानता था कि कहाँ जाना है, बस भागना था, जितना दूर मुमकिन हो। मैं कई गलियां पार कर गया। सांस फूल चुकी थी, मगर रुकना मौत के बराबर था। आखिरकार एक सुनसान गली के कोने में दुबक कर बैठ गया। भूख और थकन से जिस्म जवाब दे रहा था। मैंने अपनी जेबें टटोली, कुछ नहीं था, 1 रुपया भी नहीं था। उसके बाद मेरा पेट कई दिनों से भूखा था, मगर अब वो दर्द जैसे आदत बन चुका था। मैंने सिर दीवार से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। पता नहीं कितनी देर गुजर गई। जब आंख खुली तो सूरज निकल चुका था। मेरे कपड़े मिट्टी में लथपथ हो चुके थे, पूरा शरीर अकड़ गया था। मैंने इर्द गिर्द देखा, कुछ मजदूर जा रहे थे, सड़क पर कुछ बच्चे खेल रहे थे। मेरा पेट खाली था और दिमाग सिर्फ एक चीज सोच रहा था, खाने का बंदोबस्त कैसे करूं। मैं चलता रहा, बाजार के पास पहुंचा। वहाँ एक छोटा सा होटल था।
ताज़ा रोटी की खुशबू आ रही थी। मेरा दिल किया कि जाकर कुछ मांग लूं, मगर मैंने जान लिया था कि दुनिया में कोई किसी को कुछ नहीं देता। मैं चुपचाप खड़ा रहा। जब बावर्ची अंदर गया तो मैंने मेज पर पड़ी रोटी उठाई और भागने लगा। अभी मैं 2 कदम ही गया था कि किसी ने मेरा बाजू पकड़ लिया। मैंने मुड़कर देखा, होटल का मालिक था। चोर चोर, वो जोर से चिल्लाया। मैंने खुद को छुड़वाने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ मजबूत थी। भूखा हूं, बस एक रोटी चाहिए थी, मैंने विनती की, मगर वो सुनने के मूड में ही नहीं था। काम करेगा, सफाई करेगा, तभी खाना मिलेगा। मैंने झिझक कर सिर हिला दिया। मुझे लगता था कि अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। होटल की दीवारें चिकनाई से भरी हुई थी। फर्श पर पानी और गिरे हुए खाने के टुकड़े बिखरे थे। किचन धुएं से भरा हुआ था, जहां एक मोटा सा बावर्ची पसीने में लथपथ रोटियां बना रहा था। होटल के मालिक ने मुझे ठीक से देखा और फिर एक उंगली से एक कोने की तरफ इशारा किया, जहां झाड़ू रखी थी। सफाई कर, बर्तन धो, बचा कुचा खाना खाने को मिलेगा। उसके लहजे में दया नाम की कोई चीज नहीं थी। मैंने सिर झुकाकर झाड़ू उठाई और काम में लग गया। शुरू में हाथ कांप रहे थे, जिस्म साथ नहीं दे रहा था, मगर भूख किसी भी कमजोरी से ज्यादा ताकतवर होती है। बर्तन धोते वक्त हाथ जल गए। गर्म पानी और साबुन की बदबू ने सिर चकरा दिया, मगर मैंने हार नहीं मानी। दिन के आखिरी में जब सब ग्राहक जा चुके थे, मालिक ने एक प्लेट मेरे सामने रखी। 2 मस्त रोटियां और थोड़ी सी दाल। मैंने झपट कर खाना शुरू कर दिया, जैसे बरसों से कुछ ना खाया हो, और यूं जिंदगी चलने लगी। सुबह से रात तक होटल में काम करता, कभी कभी मालिक की गालियां सुनता, कभी धक्के खाता, मगर कम से कम यहाँ एक वक्त का खाना मिल जाता था। मगर मैं जानता था कि ये जिंदगी हमेशा के लिए नहीं हो सकती। मैं इस होटल में नहीं मर सकता था। मुझे यहाँ से निकलना था, मगर कैसे? मेरे पास ना पैसे थे, ना कोई मददगार। मैंने सुना था कि किस्मत कभी कभी अजीब तरीके से दरवाजा खटखटाती है, और मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। एक दिन होटल में एक अमीर आदमी आया। दूध जैसा सफेद पोशाक, कीमती घड़ी, हाथ में सिगरेट, चेहरे पर ऐसा विश्वास जैसे दुनिया उसके कदमों में बिछी हो। वो एक कुर्सी पर बैठा, और जैसे मैं उसकी टेबल साफ करने लगा, उसने मेरी तरफ देखा। क्या नाम है तुम्हारा? उसने पूछा। मैंने झिझकते हुए अपना नाम बताया। वो मुस्कुराया, जैसे किसी दिलचस्प चीज पर नजर पड़ी हो। काम करना चाहते हो? अच्छा भविष्य चाहिए? मैंने हैरानी से सिर उठाया। मेरे साथ चलो, तुम्हें अपना बेटा बनाकर रखूंगा। मैं कुछ पल खामोश रहा, फिर पीछे मुड़कर उस होटल को देखा जहां मैंने कई दिन गुजारे थे, और फिर उस आदमी की तरफ देखा जिसके शब्दों में कोई जादू था, और मैं जान गया था कि मुझे क्या करना है। मैंने ज्यादा सोचा नहीं, सोचने की गुंजाइश भी कहाँ थी। एक तरफ वो जगह थी जहां मेरी हैसियत एक नौकर से ज्यादा नहीं थी, और दूसरी तरफ एक ऐसा मौका जो शायद दोबारा ना आता। मैंने हाँ में सिर हिलाया तो वो मुस्कुरा दिया। चलो मेरे साथ, उसने कहा, और कुर्सी से उठा। मैंने पीछे मुड़कर होटल के मालिक को देखा, मगर उसे कोई परवाह नहीं थी, जैसे मैं उसके लिए कभी था ही नहीं। मैंने आखिरी बार उस गंदी बदबूदार जगह पर नजर डाली जहां मैंने कई दिन गुजारे थे, और फिर कदम आगे बढ़ा दिए। चमकती हुई गाड़ी बाहर खड़ी थी। अंदर बैठते ही एक अजनबी खुशबू ने दिमाग को शांत कर दिया। मैं कभी इतनी आरामदायक सीट पर नहीं बैठा था। वो आदमी ड्राइवर के बराबर बैठ गया और गाड़ी चल पड़ी। रास्ते में उसने मुझसे कोई बात नहीं की, बस सिगरेट की कश लगाता रहा। मैं खामोश बैठा खिड़की से बाहर देखता रहा। दिल में एक अजीब सा डर भी था और जोश भी। गाड़ी एक बड़े घर के सामने रुकी, ऐसा घर जो मैंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। यहाँ उतरो, उसने कहा। मैंने झिझक कर दरवाजा खोला और बाहर निकला। बड़ा गेट, अंदर लॉन, रोशनियों से जगमगाता महल जैसा घर। मैंने अपनी मैली शर्ट पर नजर डाली और खुद को वहां बिल्कुल अजनबी महसूस किया, मगर वो आदमी सीधा अंदर चला गया, जैसे उसे कोई परवाह ही ना हो। मैंने गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे चल दिया। घर के अंदर हर चीज चमक रही थी। कीमती कालीन, बड़ी बड़ी तस्वीरें, इतना चमकदार फर्श कि उसमें अपनी परछाई दिखाई दे। उसने मुझे बड़े हॉल में बिठाया और खुद अंदर चला गया। कुछ मिनट के बाद एक नौकर आया, साफ सुथरा पोशाक पहने हुए।
और मेरे सामने खाने की ट्रे रख दी। सब्जी, चावल, रोटियां, हर वो चीज़ जो मैंने सिर्फ दूसरों के लिए बनाई थी आज मेरे सामने थी। मैंने एक पल सोचा, फिर हाथ बढ़ाया और खाने लगा। जब मैंने खाना खत्म किया तो वो आदमी वापस आया। उसने सोफे पर बैठते हुए सिगरेट जलाई और गहरा कश लिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा और पहली बार उसकी आंखों में कुछ अजीब सा चमक रहा था। अब तुम मेरे साथ रहोगे, मगर यहाँ सब मुफ्त नहीं मिलता, कुछ चीज़ों की कीमत अदा करनी पड़ती है। मैंने उसकी बात सुनी मगर कुछ समझ नहीं पाया कि उसका असल मतलब क्या है। मैं बस ये जानता था कि मेरी ज़िंदगी उस दिन से बदल चुकी थी। वो मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गया जहाँ हर चीज़ महंगी और शानदार थी। मैंने ज़िंदगी में पहली बार इतना नरम बिस्तर देखा, पहली बार इतने साफ कपड़े पहने। अगले कुछ दिन ख्वाब जैसे गुजरे। सुबह मुझे स्कूल भेज दिया जाता, शाम को मैं वापस आता तो बेहतरीन खाना मेरा इंतज़ार कर रहा होता। मुझे किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होती थी और शायद इसलिए मैंने कभी उस आदमी से कोई सवाल ही नहीं किया। मगर कुछ चीज़ें अजीब लगती थी। वो कभी मुझसे ज़्यादा बात ही नहीं करता था, बस इतना पूछ लेता कि स्कूल कैसा जा रहा है। कभी कभी रात को देर से आता और जब आता तो नशे की बू उसके कपड़ों से आ रही होती। एक बार मैंने उसे फ़ोन पर किसी से कड़क आवाज़ में बात करते हुए सुना, "ये काम वक्त पर होना चाहिए, मुझे कोई बहाना नहीं सुनना," उसने कहा और फ़ोन रख दिया। जब उसने देखा कि मैं दरवाजे पर खड़ा हूँ तो वो पल भर के लिए रुक गया और फिर मुस्कुरा दिया। "जाओ, अपने कमरे में जाओ, कल स्कूल भी जाना है," उसने नरमी से कहा। मगर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसने मुझे अंदर तक हिला दिया। वक्त गुजरता गया और मैं उस जिंदगी का आदी हो गया, मगर जल्द ही एहसास हुआ कि वो मुझ पर भरोसा करने लगा था। कुछ सालों के बाद उसने मुझे अपने साथ ले जाना शुरू कर दिया। पहले पहले बस होटल, रेस्टोरेंट या कभी किसी बड़ी इमारत में। मगर जैसे वक्त गुजरता गया मैंने नोट किया कि वो कहाँ जा रहा था और किससे मिल रहा था। वो आदमी अमीर ज़रूर था मगर उसकी दौलत का जरिया कुछ और था। मैंने सीख लिया था कि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है वो कानूनी नहीं था। एक दिन उसने मुझे एक सुनसान जगह ले जाकर कहा, "ये दुनिया सीधे तरीके से चलाने के लिए नहीं बनी। अगर ऊपर जाना है तो कुछ चीज़ें नज़रअंदाज करनी पड़ती है। तुम मुझ पर भरोसा करते हो ना?" मैंने उसकी आंखों में देखा। वो जवाब सुनने के लिए बेताब था। मैंने सिर हिलाया क्योंकि अब मेरे पास पीछे जाने का कोई रास्ता नहीं था। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ था। मैंने सिर तो हिला दिया मगर अंदर से कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई हद पार कर रहा हूँ, जैसे वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं। उस दिन के बाद सब बदल गया। पहले पहले वो मुझे छोटे मोटे काम समझाता, लोगों से मिलने में साथ रखता, मगर जल्दी मुझे अंदाज़ा हो गया कि मैं किस दुनिया में कदम रख चुका हूँ। वो लोग जो उससे मिलने आते उनके पोशाक और चेहरों पर भरोसा होता, मगर आंखों में शक और धोखा। वो कारोबारी लोग नहीं थे, उनके मामले कागजों पर नहीं जवानों पर तय होते थे। मुझे अंदाजा ही नहीं था कि मैं कब उसका दाया हाथ बन गया। पहले सिर्फ देखता रहा, फिर छोटे संदेश पहुंचाने शुरू किए और फिर ऐसा वक्त आया जब मैंने खुद उन सौदेबाजियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। मैं हर कदम पर सीख रहा था दुनिया की असलियत, ताकत की हकीकत और पैसे की वो जबान जो हर दरवाज़ा खोल सकती थी। मैं सड़कों पर भटकने वाले उस लड़के से बहुत दूर निकल आया था जिसे एक वक्त की रोटी के लिए बर्तन धोने पड़ते थे। फिर एक दिन उसने मुझे एक पेशकश की, "अमेरिका जाना चाहते हो?" उसने सिगरेट के धुएं को हवा में छोड़ते हुए पूछा। मैंने हैरानी से उसे देखा, शायद इसलिए कि मैंने कभी भी ये ख्वाब नहीं देखा था। वहाँ पढ़ाई पूरी करोगे, असल काम सीखोगे, फिर वापस आकर सब संभालोगे। वो मुस्कुराया था मगर उसकी आंखों में हिसाब था। मैं जानता था कि ये इतना सादा नहीं था और मैं अमेरिका चला गया। वहाँ की ज़िंदगी अलग थी, दुनिया अलग थी, मगर एक चीज़ जो मैंने अपने साथ लेकर गया था वो ये सबक था कि ताकत के बगैर कोई तुम्हें गंभीरता से नहीं लेता। मैंने वहाँ पढ़ाई की मगर इसके साथ साथ उसके भेजे गए कई काम भी निपटाता रहा। मेरे साथ और भी लोग जुड़ते गए, मेरे हाथ मजबूत होते गए और कुछ सालों में मैं वो बन चुका था जो उसने मुझसे बनने की उम्मीद रखी थी। फिर एक दिन उसने मुझे वापस बुलाया। मैं अपने देश वापस लौट आया और उसी दिन
मुझे खबर मिली कि चाचा चाची मर चुके थे। मैंने कोई अफसोस महसूस नहीं किया, मगर एक सवाल था जो मेरे दिमाग में गूंजने लगा। उस लड़की का क्या हुआ? मैं इस सवाल को नज़रअंदाज नहीं कर सका। चाचा चाची की मौत की खबर सुनते ही मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। ना खुशी हुई ना अफसोस, बस एक खालीपन सा महसूस होने लगा। मैंने उनके मरने के बारे में ज़्यादा विस्तार से नहीं पूछा, क्योंकि सच कहूँ तो मुझे फर्क ही नहीं पड़ता था। मगर वो लड़की जो हमेशा खाली नज़रों से देखती थी, जो न चीखती थी न शिकायत करती थी, वो अब कहाँ थी? मुझे उस पर गुस्सा आता था, शायद नफरत भी थी, मगर कुछ था जो मुझे उसके बारे में सोचने पर मजबूर कर रहा था। मैंने फैसला किया कि मुझे जाना होगा। वही पुराना घर, वही दरो दीवार जिन्हें मैं बरसों पहले छोड़ आया था, अब वहां जाना एक अजीब सा एहसास दे रहा था। मैं गाड़ी में बैठा और सीधा वहां पहुंचा जहां मेरा बचपन दफन था। दरवाज़ा खुला था, अंदर एकदम खामोशी थी। हर चीज़ वैसी ही पड़ी थी जैसे सालों पहले थी, मगर मिट्टी और वक्त ने सब कुछ बदल दिया था। मैंने कदम अंदर रखा तो एक सनसनाहट पूरे बदन में दौड़ गई। मेरे कानों में बचपन की चीखें गूंजने लगी। वो रात याद आ गई जब मैं यहाँ से भागा था। हर चीज़ मजबूत थी, जैसे कोई यहाँ सालों से नहीं रहा था। मगर फिर मेरी नज़र उस पर पड़ी। वो वही थी, पुरानी कुर्सी पर बैठी, जमीन को घूर रही थी। वो बिल्कुल भी नहीं बदली थी, बस पहले से ज़्यादा कमज़ोर लग रही थी। मैंने कुछ देर उसे देखा, मगर वो नहीं हिल रही थी और ना ही सिर उठाया, जैसे उसे मालूम ही ना हो कि मैं वापस आ चुका हूँ। मेरे अंदर एक गुस्सा सा भड़क उठा था। मैंने सोचा था कि शायद वो पागल वाकई पागल बन चुकी होगी, मगर वो तब भी खामोश थी और अब भी खामोश थी, जैसे मेरी मौजूदगी कोई मायने नहीं रखती थी, जैसे मैंने कभी उस पर कोई जुल्म ही नहीं किया था, जैसे वो बरसों से बस इंतज़ार कर रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, मगर एक बात तय थी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। वो जरा भी नहीं हिली। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उसे झिंझोड़ा, मगर वो बस मुझे देखती रह गई। वही खाली आंखें, वही खामोशी। मुझे लगा जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, मगर कह नहीं रही थी। उसी लम्हे मैंने फैसला कर लिया कि मैं उसे तहखाने में बंद करने वाला था। मैंने उसके हाथ को जोर से झटका दिया, मगर वो तब भी खामोश रही। वो मेरे सामने ऐसे बैठी थी जैसे उसे किसी चीज़ की कोई परवाह ही ना हो, जैसे मैं यहाँ हूँ या नहीं इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैं नहीं जानता था कि मुझे उस पर गुस्सा क्यों आ रहा था। शायद उसकी खामोशी की वजह से, या शायद उसकी वो नज़रें जो हमेशा मुझे घूरती रहती थी, या शायद इसलिए कि बरसों बाद भी वो वही थी और मैं एक बदला हुआ शख्स था। मैंने उसका बाजू पकड़ा और ज़बरदस्ती से उसे कुर्सी से उठाया। वो लड़खड़ाई, मगर उसने कोई प्रतिकार नहीं किया, जैसे उसे पहले से मालूम था कि मेरे साथ क्या होने वाला है। मैं उसे खींचकर तहखाने की तरफ ले गया। लकड़ी की सीढ़ियाँ चीखने लगी, धूल की बदबू हर तरफ थी। दरवाज़ा खोलकर मैंने उसे अंदर धकेल दिया। वो ज़मीन पर गिर गई, मगर फिर भी कुछ नहीं कहा। यहाँ रहो, मैंने दरवाज़ा बंद करते हुए कहा। मैं चाहता था कि वो चीखे, दरवाज़ा पीटे, मदद के लिए पुकारे, मगर अंदर पूरी तरीके से खामोशी छा गई। मैं कुछ देर दरवाजे के बाहर खड़ा रहा। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कुछ गलत कर दिया हो, मगर मैं उसे नज़रअंदाज कर गया। ये वही लड़की थी जिसे मैं हमेशा कमज़ोर समझता था। वो मेरे हर जुल्म को सहती रही, कभी बदला ही नहीं लिया, और अब भी खामोशी से हर चीज़ को बर्दाश्त कर रही थी। तभी मेरा फ़ोन बजा। एक ज़रूरी कॉल थी, मुझे फ़ौरन जाना था। मैंने दरवाजे की तरफ देखा, वहाँ अंदर घनघोर अंधेरा था। मैंने एक पल के लिए सोचा कि शायद मुझे कुछ कहकर जाना चाहिए, मगर फिर सिर झटक कर वापस ऊपर आ गया। गाड़ी में बैठते हुए मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे मैं कुछ भूल रहा हूँ, मगर मैंने खुद को समझा दिया कि ये सब बेकार की सोच है। मैं चला गया और फिर दिन गुजरते गए और मैं उसे भूल गया। जिंदगी दोबारा रोज की तरह हो गई। काम, मीटिंग, सफ़र, नए सौदे, पैसे की चमक, सब कुछ पहले जैसा था। मैंने एक बार भी मुड़कर पीछे नहीं देखा, जैसे वहाँ कुछ था ही नहीं। जैसे वो घर, वो लड़की, वो तहखाना सब किसी और की ज़िंदगी का हिस्सा थे, जिसे मैं कब का छोड़ आया था। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में, और फिर एक दिन अचानक मुझे वो याद आई
ये एक आम दिन था। मैं एक होटल में बैठा था। किसी क्लाइंट से मुलाकात चल रही थी। बातें चली रही थी कि अचानक मेरे मन में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई। कोई खास वजह नहीं थी, मगर दिल में कुछ खटकने लगा। मैंने पानी का गिलास उठाया, मगर हाथ थोड़ा सा हिल गया। सांस ली, खुद को संभाला, मगर दिमाग कहीं और जा चुका था। कुछ पल लगा जैसे किसी ने मेरे अंदर कोई पर्दा हटा दिया हो। वो तहखाना, वो बंद दरवाज़ा, वो लड़की, वो खामोशी। मेरी उंगलियां गिलास के बाजू में सख्ती से जम गई। मैंने आखिरी बार कब उसे देखा था? कितने दिन हो गए? हफ्ते, महीने? मैंने घड़ी देखी। मीटिंग खत्म किए बगैर मैं उठ खड़ा हुआ, बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और उन रास्तों पर चलने लगा जिन्हें मैंने भुला दिया था। हर मोड़ पर दिल की धड़कन तेज होती गई। जब मैं उस घर के दरवाजे पर पहुंचा तो शाम ढल रही थी। सब कुछ पूरी तरीके से शांत। मैंने गाड़ी बंद की, बाहर निकला और कदम अंदर की तरफ बढ़ा दिए। हर चीज वैसे ही थी जैसे छोड़कर गया था। सीढ़ियों पर मिट्टी की परत, दरवाजे पर जंग और अंदर वही वीरानी। मैं आहिस्ता आहिस्ता तहखाने की तरफ बढ़ा। दरवाजा ज्यों का त्यों बंद था। दिल की धड़कन इतनी तेज हो चुकी थी कि सीने में दर्द महसूस होने लगा। मैंने हैंडल पर हाथ रखा, एक पल को सांस रोकी, फिर दरवाजा खोल दिया और मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। दरवाजा खुलते ही एक ठंडी बासी हवा ने चेहरे पर जरब लगाई। तहखाने में अंधेरा था, मगर एक अजीब सी बदबू चारों तरफ फैली हुई थी। दिल की धड़कन इतनी तेज हो गई कि कानों में धमक सुनाई देने लगी। मैंने कांपते हाथों से फोन निकाला और फ्लैश ऑन किया। रोशनी के साथ ही वो मंजर सामने आया जिसने मेरे पूरे बदन को जकड़ लिया। वो वही थी, जमीन पर, बेजान, शांत, आंखें बंद, जैसे महीनों से इसी जगह पड़ी हो। उसके आजू बाजू में पुरानी रोटी के कुछ टुकड़े बिखरे थे जो शायद मैंने जाते वक्त छोड़ दिए थे। उसका जिस्म सूज चुका था, चेहरा जर्द, ओंठ नीले, हाथ बेजान अंदाज में पहलू में पड़े हुए थे। मैं एक पल के लिए सांस लेना भूल गया। कुछ देर तक बस उसे देखता रहा। दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ये वही लड़की थी जो हमेशा खामोश रहती थी, वही जो हर जुल्म सहती रही थी, वही जिसे मैंने कैद करके भुला दिया था। मेरे कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। मैं उसके करीब बैठा, उसका हाथ छुआ, बर्फ की तरह ठंडा। उसके करीब एक चीज नजर आई, एक पुरानी मैली सी डायरी। मैंने उसे उठाया, कांपते हाथों से पहला पन्ना पलटा। स्याही कुछ जगहों पर फैली हुई थी, जैसे लिखने वाले के हाथ कांप रहे हो। ये मेरा कसूर था कि मैं जिंदा थी। ये मेरा कसूर था कि मैं सब जानती थी। मैंने तेजी से और पन्ने पलटने शुरू कर दिए। हर पन्ने पर वही लिखावट, वही कहानी जो मैं कभी सुनना ही नहीं चाहता था। चाचा चाची मेरे असल माँ बाप नहीं थे, वो तुम्हारे भी नहीं थे। हम दोनों ही गुमशुदा बच्चे थे। मेरे हाथ से डायरी तकरीबन छूट गई। मैंने दीवार की तरफ नजर उठाई जहां मध्यम रोशनी में चंद हिस्से नजर आ रहे थे। एक नंबर। मैंने फोन निकाला, सांसें कम ज्यादा हो रही थी। उंगलियां घूमते हुए नंबर डायल करने लगी। लाइन बजने लगी, फिर किसी ने फोन उठाया। हेलो। दूसरी तरफ एक औरत की आवाज थी। ये नंबर दीवार पर लिखा था। मेरी आवाज फुसफुसाहट से ज्यादा नहीं थी। दूसरी तरफ कुछ पल खामोशी रही, फिर वही आवाज दोबारा सुनाई दी। मेरी उंगलियां फोन पर सख्ती से जम गई। आवाज सुनकर जिस्म जैसे सुन हो गया था। बेटा, नहीं, ये कोई गलती हो सकती है। मैं कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, मगर गला सूख चुका था। दूसरी तरफ खामोशी छा गई थी, जैसे वो भी इंतजार कर रही हो कि मैं कुछ कहूँ, कोई पहचान बता दूं। मगर मेरे पास शब्द ही नहीं थे। मेरी नजरें डायरी पर जा टिकी। उसके आखिरी पन्ने पर कुछ और लिखा था। शायद वो आखिरी दिनों में लिखी गई लिखावट थी, कांपती हुई लकीरों में। जब तुम वापस आओगे, मैं यहाँ नहीं होगी, मगर ये जान लेना कि मैं सब जानती थी। मैं जानती थी कि वो दोनों हमें कहाँ से लाए थे। मैं जानती थी कि तुम कौन हो, और मैं जानती थी कि तुम्हें सच कभी खुद नहीं मिलेगा। इसलिए मैंने ये सब लिख दिया। मेरे हाथों से पसीना बहने लगा। मैंने डायरी के और पन्ने तेजी से पलटे। हर पन्ने पर एक नया खुलासा, हर लाइन में एक ऐसी हकीकत
जो मैंने कभी सोची भी नहीं थी। उस आदमी ने तुम्हें अपना नाम दिया, मगर तुम्हारा असल नाम कहीं और लिखा है। तुम्हारी माँ ने बरसों पहले तुम्हें खो दिया था। वो आज भी तुम्हारा इंतजार कर रही है। फोन अभी तक मेरे कानों से लगा था। दूसरी तरफ कोई हलचल नहीं थी। फिर वही औरत बोली। उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। ये नंबर कहाँ मिला तुम्हें? मैंने मुश्किल से सांस ली। दीवार पर लिखा था। एक डायरी में भी था। दूसरी तरफ से एक तेज सांस ली गई, जैसे किसी ने बरसों की कैद से छुटकारा पाने के लिए गहरी सांस ली हो। फिर वो बोली आहिस्ता, रुक रुक कर, जैसे यकीन ना आ रहा हो। तुम वाकई मेरे बेटे हो? मेरे अंदर कुछ टूटने लगा। हाथों की गिरफ्त ढीली पड़ गई। फोन कान से हटाया, आंखें बंद की, मगर मन में वही शब्द गूंजने लगे। मैंने उस लड़की को तहखाने में कैद किया, भुला दिया, और वो मेरे लिए वो सब जानती थी जो मैं खुद भी नहीं जानता था। वो मेरी हकीकत जानती थी और मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे हाथ से फोन गिर गया। कमरे में बस मेरी सांसों की आवाज़ थी और मेरे सामने जमीन पर वो बेजान जिस्म जो आज भी खामोश था। मेरे अंदर कुछ टूट चुका था। कमरे में नमी भरी बू थी, मिट्टी, बंद हवा और वो अधूरा सच जो मैं समझने से इनकार करता रहा था। मेरा दिमाग उस लड़की के आखिरी शब्दों पर अटक गया था, जैसे कोई बार बार मेरे अंदर कानाफूसी कर रहा हो। वो सब जानती थी, वो सब समझती थी, और मैंने क्या किया? मैंने उसे मरने के लिए छोड़ दिया। मेरे हाथ डायरी के और आगे वाले पन्ने पर जम गए। मेरे अंदर हिम्मत ही नहीं थी कि उसे दोबारा पढूं, मगर नज़र आखिरी पन्ने पर जाकर रुक गई, जहां डायरी में एक आखिरी बात लिखी थी, जैसे वो मरने से पहले बस ये पैगाम देना चाहती हो। तुम्हें लगा कि मैं पागल थी। तुम्हें लगा कि मैं नहीं जानती थी कि तुम कौन हो। मैं सब जानती थी, मगर मैं खामोश रही, क्योंकि कुछ सच ऐसे होते हैं जो खुद वक्त पर सामने आते हैं। मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। मैं हमेशा जानती थी कि तुम एक दिन वापस आओगे, मगर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि तुम मुझे मरने के बाद पढ़ोगे। मेरी सांस रुक गई, आंखों में धुंधलापन आ गया, मगर मैंने पलकें नहीं झपकाई। मैं बस जमीन पर बैठा रहा, लाश के करीब, वही लाश जिस पर मैंने कभी गौर नहीं किया था, वही आंखें जो जिंदगी में हमेशा खाली रही थी, मगर शायद अंदर सब देख रही थी। दीवार पर लिखी हुई वो लिखावट, वो नंबर, वो डायरी, वो सब उसकी आखिरी कोशिश थी कि मुझे मेरी हकीकत का पता चले, मगर मैंने उसे नज़रअंदाज किया। वो खामोश रही और इसी खामोशी में वो मुझे सब कुछ बता गई। मेरे हाथ थर थर कांपने लगे। मैंने फ़ोन उठाया जो ज़मीन पर पड़ा था, मगर लाइन कट चुकी थी। माँ? क्या वो मेरी माँ थी? मैंने सोचा कि दोबारा नंबर मिलाऊं, मगर उंगलियां हिलने की काबिल ही नहीं थी। पहली बार बरसों के बाद मैंने खुद को हारते हुए महसूस किया। मैंने घुटने जमीन पर रखे, हाथ चेहरे पर रखे और रोने लगा। वो लड़की जिसे मैंने हमेशा एक खामोश पत्थर समझा था, वही मुझे मेरी हकीकत बताकर खामोश हो चुकी थी। अब कुछ बाकी नहीं बचा था सिवाय उस खामोशी के जो हमेशा मेरे साथ रहेगी। मैं जाने कितने देर तक वही बैठा रहा। तहखाने की दीवारें मुझ पर तंग होती जा रही थी, जैसे वो भी मुझे कुचल देना चाहती हो। मेरे कानों में सन्नाटा गूंज रहा था, मगर इसके बीच भी मुझे वही शब्द सुनाई दे रहे थे जो मैं डायरी में पढ़ चुका था। मैंने उसे मरने दिया, मैंने उसे भुला दिया, और वही मुझे मेरी सच्चाई तक लेकर आई थी। मेरे हाथ लाश के करीब पड़ी डायरी पर जम गए। उंगलियां कपकपा रही थी, मगर मैंने दोबारा से पन्ने पलटने शुरू किए। हर शब्द मेरे अंदर उतर रहा था, जैसे मैं पहली बार अपनी जिंदगी की कहानी पढ़ रहा हूँ। वो सब जानती थी, सब सुनती थी, सब समझती थी। वो पागल नहीं थी। उसने कभी चीखा नहीं, कभी प्रतिकार नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी कि सच का सामना एक दिन मुझे ही खुद करना पड़ेगा। मैंने चाची को सुना था, एक रात वो किसी से बात कर रही थी। मैं उनके कमरे के दरवाजे के पीछे खड़ी थी। वो कह रही थी कि बच्चे कब तक हमारे पास रहेंगे? अगर असल माँ बाप ने इन्हें ढूंढ लिया तो क्या करेंगे? और तब मुझे पता चला कि ना मैं उनकी बेटी हूं, ना तुम उनके भतीजे। मेरे सीने में दर्द उठा। मैंने दीवार पर लिखे नंबर की तरफ देखा।
जो मिट्टी और नमी के बाद आधा मिट चुका था। वो अगर ना होती तो शायद मैं ये कभी नहीं जान पाता कि मैं कौन हूं। मैंने फोन निकाला, नंबर दोबारा डायल किया। लाइन बिजी आ रही थी। एक पल के लिए लगा कि शायद अब की बार कोई जवाब नहीं आएगा, मगर फिर वही आवाज सुनाई दी, बेटा। मेरी आंखें बंद हो गई। आवाज में वही दर्द था जो बरसों पहले मुझसे छीन लिया गया था। मेरा गला सूख गया था। मैं कुछ बोलना चाहता था, मगर कुछ भी नहीं निकल रहा था। मेरे शब्द मेरे होंठों पर आकर रुके। सामने जमीन पर वो बेजान शरीर पड़ा था जिसने मेरी हकीकत मुझ तक पहुंचाई थी, और मैं जिंदगी भर उस पल को बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकता था। दूसरी तरफ खामोशी थी, मगर मैं जानता था कि वो इंतजार कर रही थी। वो चाहती थी कि मैं कुछ कहूँ, कोई शब्द, कोई पहचान, कोई सवाल, मगर मेरी जुबान जैसे सिल चुकी थी। मैंने बरसों अपनी हकीकत को धुएं में लपेट कर छोड़ दिया था, और आज सब कुछ जरूरी हो चुका था। मैं कुछ कहने के काबिल ही नहीं था। सामने वो लाश पड़ी थी जिसने मेरे लिए अपनी आखिरी सांसों तक सच संभाल कर रखा। मैंने जिसे हमेशा कमजोर समझा वो सबसे ज्यादा मजबूत निकली। मैंने जिसे दया के पात्र जाना वही मेरा असल दरवाजा खोलने वाली बनी। वो जो सारी जिंदगी खामोश रही, उसकी आखिरी खामोशी सबसे ज्यादा वजनी थी। ये नंबर मुझे एक दीवार पर लिखा मिला था। मैंने आखिरकार कहा। मेरी आवाज अजनबी लग रही थी, जैसे मैं खुद को पहचान ना पा रहा हूं। दूसरी तरफ से हिचकी की आवाज आई, जैसे कोई बरसों के बाद अपने खोए हुए ख्वाब को छूने की कोशिश कर रहा हो। फिर वो बोली, आहिस्ता मगर कांपती हुई आवाज में, मैंने वो नंबर वहां लिखवाया था। मेरे हाथ से फोन गिरने लगा। मैंने वो मुश्किल से थामा। मेरी नजरें डायरी पर जमी थी, उस आखिरी सच पर जो मैं इतने सालों में नहीं जान सका। क्या तुम मेरे बेटे हो? दूसरी तरफ से धीरे से आवाज आई, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो, मगर मैं कुछ कह ना सका। मैंने जमीन पर पड़ी उस लड़की को देखा जिसके चेहरे पर मौत के बावजूद भी वही सुकून था जो जिंदगी में कभी नहीं था। जैसे वो जानती थी कि एक दिन ये पल जरूर आएगा। मैंने किसी तरह कहा, और ये शब्द कहते ही मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। ये पहली बार था जब मैंने खुद को कमजोर महसूस किया, जब मैंने जाना कि ताकत सब कुछ नहीं होती। सच वो चीज है जो आखिर में सबसे भारी पड़ती है। फोन की दूसरी तरफ रोने की आवाज उभरी। मैं बस वही बैठा रहा, लाश के करीब, डायरी हाथ में, दीवार पर लिखे लेकिन मिटे हुए नंबरों की तरफ देखता हुआ। जिस दिन मैंने उस दरवाजे को बंद किया था, उस दिन मैंने अपने लिए भी सब बंद कर दिया था। आज मैंने वो दरवाजा खोला था, मगर बहुत देर हो चुकी थी। फोन मेरी मुट्ठी में था, मगर अब इसका कोई मतलब नहीं रहा था। वो औरत दूसरी तरफ रो रही थी, मगर मेरे अंदर कोई जज्बा बाकी नहीं बचा था। मैं बस उस ठंडे कमरे में बैठा रहा। जमीन पर बिखरी हुई पुरानी रोटी, जंग खाया हुआ दरवाजा, नमी में बसे से हुए दीवारों के वो शब्द जो बरसों मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा कि ताकत सबसे बड़ी चीज होती है, कि पैसा हर जख्म भर देता है, कि वक्त हर चीज मिटा देता है। मगर आज जब मेरे सामने मेरा सबसे बड़ा जुर्म पड़ा था, तो ना पैसा मेरी मदद कर सका, ना ताकत, और ना ही वो वक्त जो मैं पीछे छोड़ आया था। वो लड़की मर चुकी थी। उसकी खामोशी, उसकी बेहसी, उसका वो अजीब सा सब्र जो हमेशा मुझे गुस्सा दिलाता था, अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका था। मगर मैं अभी तक जिंदा था, और यही सबसे बड़ा दुख था। तुम कहाँ हो? दूसरी तरफ से आवाज आई। मैंने नजरें झुकाकर उस बेजान जिस्म को देखा, फिर डायरी के आखिरी पन्ने पर वो आखिरी शब्द जो उसने मरते वक्त लिखे थे, वही शब्द जो अब मेरे दिल में प्रवेश कर चुके थे। अब सब खत्म हो चुका है, मगर तुम्हारे लिए नहीं। तुम्हें सब याद रहेगा। तुम चाहोगे कि भूल जाओ, मगर नहीं भूल पाओगे। ये सजा थी जो मैंने किया, उसकी सबसे बड़ी सजा यही थी कि मैं सारी जिंदगी ये बोझ उठाकर जीने वाला था। मैंने जिसे बेवकूफ़ समझा वो सबसे ज़्यादा होशियार निकली। मैंने जिसे कमज़ोर समझा वो सबसे ज़्यादा ताकतवर निकली। मैंने फ़ोन बंद कर दिया। मुझे और कुछ नहीं सुनना था। मैं जानता था
कि मुझे कहाँ जाना है, कि अब मैं कहाँ खड़ा हूँ। मगर इस वक्त सिर्फ एक चीज़ मेरे सामने थी। मैंने अपने हाथों से वो दरवाज़ा खोला था जिसे मैं कभी बंद करके भूल गया था। मगर उस दरवाजे के पीछे जो चीज़ थी वो हमेशा मेरे साथ रहेगी। अब मैं जा सकता था, मगर ये बोझ लेकर, ये सज़ा लेकर और एक खामोशी लेकर। मैंने फ़ोन बंद कर दिया, मगर दूसरी तरफ की सिसकियाँ अब भी मेरे कानों में गूंज रही थी। मैंने घुटनों पर हाथ रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, मगर सांसें मचल रही थी। मैंने एक बार फिर उस बेजान जिस्म की तरफ देखा जो अब भी उसी तरह पड़ा था जैसे महीनों से किसी के इंतज़ार में हो। ये सब मैंने किया था। दीवार पर लिखे नज़रों के पीछे जो कहानी छुपी थी वो मेरी अपनी थी। वो लड़की जानती थी कि जब मैं वापस आऊँगा तो मैं यही सब देखूँगा, यही सब पढ़ूँगा और तब वही महसूस करूँगा जो मैं इस वक्त महसूस कर रहा था। ये उसका बदला नहीं था, बदला नहीं, ये उसका फैसला था। उसने मुझे मेरे असल तक पहुँचा दिया, मगर उस कीमत पर जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। मेरी उंगलियां डायरी के किनारों को मसलने लगी। मेरे अंदर कुछ था जो फटने को तैयार था, मगर बाहर कुछ भी नहीं निकल रहा था। मैंने जोर से आंखें बंद की, जैसे सब कुछ मिटा देना चाहता हूँ। मगर जितना भागने की कोशिश कर रहा था उतना ही सब कुछ मेरे सामने पेश होता जा रहा था। चाचा चाची अनजान थे, मैं उनका नहीं था। वो लड़की भी उनकी नहीं थी। वो सब जानती थी, मगर कुछ नहीं बोली, बस खामोश रही, जैसे सारी दुनिया को खामोशी में समेट लेना चाहती हो। अब मुझे जाना था, मगर कहाँ? मेरे पास एक पता था, एक फ़ोन नंबर, एक औरत जो शायद मेरी माँ थी। मगर क्या मैं उसके पास जा सकता था? क्या वो मुझे अपनाएगी? जब उससे पता चलेगा कि मैं कौन हूँ, मैं क्या कर चुका हूँ। मैंने अपने हाथ से अपना चेहरा ढक लिया। बरसों की धूल जैसे आज उतर रही थी। अगर मैं उसे उस तहखाने में ना छोड़ता तो क्या होता? अगर मैं उसे जिंदा रखता तो शायद सब कुछ अलग होता। शायद मैं उसके आखिरी शब्द खुद सुनता। शायद वो मुझे माफ़ कर देती। मगर मैंने मौका गंवा दिया था, और अब जो कुछ मेरे पास था वो बस ये लाश, ये डायरी और ये बोझ था जो मैं हमेशा अपने साथ उठाए रखूँगा। मुझे नहीं पता मैं कितनी देर वहाँ बैठा रहा। वक्त जैसे रुक गया था, या शायद चल रहा था, मगर मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मेरा दिमाग सुन्न हो चुका था, मगर जिस्म में एक बोझ था, एक ऐसा वजन जो कभी कम नहीं हो सकता था। मैंने आहिस्ता से डायरी बंद की और अपने हाथों की तरफ देखा, जो हाथ ताकत हासिल करने के लिए हर हद पार कर चुके थे, जो दौलत को हासिल करके सब कुछ समेट चुके थे। मगर आज उन्हीं हाथों ने सब कुछ खो दिया था। मेरे सामने वो बेजान जिस्म पड़ा था, वो जिसे मैंने हमेशा कमज़ोर समझा, वो जो हमेशा खामोश रही, वो जो सब जानती थी मगर कभी कुछ नहीं बोली। अगर वो चाहती तो मेरी हकीकत सबके सामने ला सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया। वो इंतज़ार करती रही कि एक दिन मैं खुद सच तक पहुंचूंगा, और आज जब मैं सच तक पहुंच चुका था तब तक वो जा चुकी थी। मैंने घुटनों पर हाथ रखकर खुद को उठाया। पूरा जिस्म भारी हो रहा था, जैसे हर हरकत में सदियां लग रही हो। तहखाने की दीवारें मुझे घूर रही थी, जैसे वो मेरे गुनाह का बोझ उठाए हुए हो। मेरे कदम दरवाजे की तरफ बढ़े। एक आखिरी बार मैंने पीछे मुड़कर देखा। वो वैसे ही पड़ी थी जैसे अब हमेशा के लिए वही रहने वाली थी। मैंने सोचा, क्या मैं उसे हमेशा ऐसे ही छोड़ दूंगा? क्या मैं इतना बेरहम हो चुका हूँ? मैं नहीं जानता था कि मैं क्या कर सकता हूँ, मगर मैं एक चीज़ जानता था, मैं ज़िंदगी भर इस दरवाजे को बंद करने के बाद सुकून से नहीं रह सकूँगा। मैं बाहर निकला। पहली बार रोशनी आंखों पर चुभ गई। मैंने एक गहरी सांस ली, मगर वो बोझ कम नहीं हुआ। गाड़ी में बैठने से पहले मैंने आखिरी बार उस पुराने वो सीधा घर की तरफ देखा। ये वही जगह थी जहाँ मेरा बचपन दफन था, और अब यहाँ एक और जिंदगी दफन होने जा रही थी। मैंने गाड़ी का दरवाज़ा खोला, अंदर बैठा, मगर इंजन स्टार्ट करने से पहले मेरे हाथ रुक गए।
मुझे अब भी दीवार पर लिखा हुआ नंबर याद था और मुझे फैसला करना था कि मैं अब क्या करने जा रहा हूँ। मेरे हाथ गाड़ी की चाबी पर जमे रहे, मगर मैंने इंजन स्टार्ट नहीं किया। दरवाज़ा खुला था, हवा अंदर आ रही थी, मगर मुझे लगा जैसे मैं किसी बंद कमरे में कैद हूँ। मेरे सामने वही सड़क थी जहाँ से मैं भाग कर निकला था, वही रास्ते जहाँ मैंने अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया था, मगर आज जाकर भी मैं उसे छोड़ नहीं पा रहा था। मेरे मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या मैं वाकई जा सकता हूँ? मेरी जिंदगी में हमेशा एक कानून रहा था, जो मर गया वो मर गया, पीछे मुड़कर देखने का कोई फायदा नहीं। मगर आज सब कुछ बदल चुका था। मैं जानता था कि अगर मैं आज यहाँ से निकल गया तो ये लाश हमेशा मेरे साथ रहेगी, ये घर हमेशा मेरे ख्वाबों में आएगा और मैं कभी सुकून से जी नहीं सकूंगा। मेरे कानों में अब भी उस औरत की आवाज़ गूंज रही थी, बेटा। मैंने एक गहरी सांस ली और फ़ोन निकाला। मेरी उंगलियां उस नंबर पर रुकी जो मैंने दीवार पर देखा था। अगर यह औरत वाकई मेरी माँ थी तो मुझे जानना था। मैंने कॉल मिलाई, लाइन बजती रही और मेरा दिल एक अनजाने डर में डूबता चला गया। फिर फ़ोन उठाया गया। हेलो, ये वही आवाज़ थी, नरम, थोड़ी कांपती हुई, जैसे किसी उम्मीद और डर के दरमियान फंसी हो। ये नंबर दीवार पर लिखा था। मैंने धीमे आवाज में कहा। कुछ पल खामोशी रही, फिर एक हल्की सी सिसकी सुनाई दी। तुम कौन हो? मैंने आंख बंद कर ली। मुझे नहीं पता, मैंने सच कहा। दूसरी तरफ फिर खामोशी थी, मगर मैं सुन सकता था कि वो रो रही थी। तुम मेरे बेटे हो? ये सवाल सुनकर मेरा दिल जैसे मुट्ठी में आ गया। मैंने उस लड़की की बेजान जिस्म की तरफ देखा। उसकी खामोशी ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था और अब ये पल मेरे सामने था। शायद मैंने आहिस्ता से कहा। फ़ोन की दूसरी तरफ एक ज़ोरदार हिचकी सुनाई दी और मैंने पहली बार खुद को पूरी तरह से तन्हा महसूस किया। दूसरी तरफ से सिसकियाँ सुनाई दे रही थी और मैं खामोशी से फ़ोन कान से लगाए बैठा था। मैं नहीं जानता था कि अब क्या कहना है, ना ही ये कि मैं इस औरत को तसल्ली दूँ या खुद को। मेरे सामने वही तहखाने का दरवाज़ा था, बंद मगर हमेशा के लिए खुला रहने वाला। ये नंबर कहाँ से मिला तुम्हें? औरत की आवाज़ किसी बहुत दूर वाली जगह से आती हुई महसूस हुई, जैसे वो बरसों से इसी सवाल के जवाब का इंतज़ार कर रही हो। मैंने नज़रें झुकाई। जमीन पर पड़ी मेरी डायरी पर मेरे अंदर कुछ था जो मुझे मजबूर कर रहा था कि मैं सब कुछ कह दूँ, मगर ज़बान साथ नहीं दे रही थी। एक डायरी में लिखा था। मैंने आखिरकार कह दिया। कौन सी डायरी? किसकी डायरी? सामने से सवाल पूछा गया। मैंने गहरी सांस ली और पहली बार मेरे लबों से उसका नाम निकला। वो नाम जिसे मैंने हमेशा नज़रअंदाज किया था, जिसे मैंने कभी कीमत ही नहीं दी, जिसे मैंने हमेशा एक बेकार शरीर समझा। वो एक लड़की थी। मेरा गला फिर से सूख चुका था। खुशी, वो जानती थी, वो सब जानती थी। दूसरी तरफ पूरी तरह से खामोशी छा गई। फिर एक पल के बाद औरत की आवाज़ कांपने लगी। वो लड़की कहाँ है? मेरे हाथ जैसे सुन पड़ गए हो। मेरे गले में कोई सख्त चीज़ आकर रुक गई। मैंने नज़र उठाई, बस लाश के करीब बैठे बैठे कमरे में देखने लगा। देर हो गई। मेरी आवाज़ पर मुश्किल से निकली। दूसरी तरफ से जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। फिर एक लंबी गहरी खामोशी। मैं जानता था उसने क्या समझा होगा, और मैं जानता था कि यह समझाना मुमकिन नहीं था कि यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ, मैंने क्या किया और मैंने क्या नहीं किया। अब कहाँ हो? उसकी आवाज़ एक बार फिर आई, मगर इस बार उसमें पहले जैसे बेचैनी नहीं थी, बस एक गहरा दुख था। मैंने गाड़ी के दरवाजे से हाथ हटाया और पहली बार अपनी हथेलियों को देखा। मैंने जो चाहा वो सब पाया था, मगर आज इन हाथों में कुछ भी नहीं था। मुझे नहीं पता, मैंने धीरे से कहा, और ये पहला सच था जो मैंने खुद से बोला था। हवा बंद थी, मगर मुझे लगा जैसे मेरे आजू बाजू में हर चीज़ हिल रही हो। वो औरत अब भी फ़ोन पर थी, मगर मैंने आंखें बंद कर ली थी। मेरे अंदर एक शोर था जो बाहर की खामोशी में दब नहीं रहा था। कहाँ हो तुम? दूसरी तरफ से आवाज़ दोबारा आई। इस बार मत थम, मगर जैसे वो भी जानती हो
कि मैं इस सवाल का जवाब देने के काबिल नहीं हूँ। मेरी नज़रें उस बंद दरवाजे पर जम गई। उसके पीछे वो सब कुछ था जिसे मैंने पीछे छोड़ा था। एक बेजान शरीर, एक कहानी जो मैंने कभी सुनना नहीं चाहिए, और वो आखिरी सच जो मैं हमेशा के लिए अपने साथ लेकर जीने वाला था। ये तुम्हारा कसूर नहीं था बेटा। औरत की आवाज़ एकदम बदल गई, जैसे वो खुद को समझा रही हो, मुझे नहीं। मेरे होठों पर एक हल्की सी हंसी आकर रुक गई। कसूर? मैंने अपनी पूरी जिंदगी में यही माना था कि कसूरवार सिर्फ कमज़ोर होते हैं, लेकिन ताकतवर के लिए पछतावे की कोई जगह नहीं होती। मगर आज जब मेरे हाथ वाकई खाली थे तो ये सब नज़रिए बेकार लग रहे थे। अगर ये मेरा कसूर नहीं था तो फिर किसका था? मैंने धीरे से कहा, और पहली बार मेरी अपनी आवाज़ मुझे अजनबी लगी। तकदीर का, हालात का, उन लोगों का जो तुम्हें वहां लेकर गए। और उस लड़की का क्या? मेरा सवाल तेज था, जिसे चोट लगाकर देखना चाहता हूं कि क्या वाकई वो सब माफ किया जा सकता है जो मैंने किया। दूसरी तरफ खामोशी छा गई। अगर वो यहाँ होती तो शायद वो तुम्हें खुद माफ कर चुकी होती, उसने आखिरकार कहा। मैंने नजरें झुकाकर अपने हाथ देखे। नहीं, वो मुझे माफ नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैंने उसे कभी भी वो मौका दिया ही नहीं था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला था, मगर मैंने उसे बंद नहीं किया, शायद इसलिए कि अब कोई रास्ता बचा ही नहीं था। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद भाइयों और बहनों।